सो टू स्टार्ट विद, आप लोग सभी मुझे, मैं 2-3 डेरिवेशंस लिख के दे रहा हूँ, वो सभी करके बताएंगे, राइट। फर्स्ट वन, जो रिंग की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए। E is equal to K Q X upon R square plus X square power 3/2। ये आपको डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 1, होप इट्स क्लियर। Derive this expression for a ring having uniform charge Q distributed and radius being R. ये distance x है। Second question, derive expression for equatorial electric field due to a dipole. Derive expression for equatorial electric field due to electric dipole. And third, expression for force and torque. Force and torque when dipole is placed in uniform electric field. In uniform electric field. ठीक है, क्विकली ये करें और मुझे बता दें। रिंग जिसके ऊपर चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस R, x एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, फोर्स एंड टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। करें शाबाश। चलिए देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते 2 हफ्ते में ना एक क्लास ऐसे जरूर करूँ जिसमें जितना काम आपको मैंने करवाया वो लिखवा के दूं। हाँ, और ऐसा मोस्टली मंडे को किया और सैटरडे को आपको, फ्राइडे को रादर आपको बता दिया जाएगा कि मंडे को ये होने वाला। तो इस बार मैंने आप सबको रिवाइज करने का पूरा टाइम दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं, ठीक है। जस्ट बकल अप। अगर आपको फ्राइडे को पता लग गया है कि मंडे को क्या होने वाला है, तो सैटरडे संडे में जैसे अभी आप याद कर करके लिख रहे थे ना, समझो इस बात को, जब तक आप ऐसे याद कर करके नहीं लिखोगे, मतलब ये कहना कि मैं तो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, इज ऑल बुलशिट। बेशक से आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको बेसिक डेरिवेशंस तो आनी चाहिए ना। वो कब आएंगी? जब इस तरह से रिवाइज कर करके लिखो। सो आइडियली, मतलब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, क्लासरूम में जो लिखते हैं वो फेयर में नहीं लिखते, घर जाके उसको फेयर में लिखते हैं, दैट्स ओके, बट वहां काम खत्म नहीं हुआ ना। जब वही चीज आपसे दोबारा लिखने को बोली जा रही है और आपको रिवाइज करना पड़ रहा है, तो याद नहीं। तो आपको एक माइंडसेट ये बनाना है भाई, हर हफ्ते जो काम करवाया वो वीकेंड में इतने अच्छे से रिवाइज हो जाए कि सर पूछ लो, कोई बात नहीं। और मेरी बात को समझना, कंपटीशन बिना इनके नहीं होता है। इन्हीं से आपको फॉर्मूले याद हो पाते हैं जिनके ऊपर कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। समझिए इस चीज को, राइट। सो क्विकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेरिवेशन से बच्चे कहाँ क्या गलतियां करते हैं, सो दैट कि आपके लिए आगे से वो प्रॉब्लम ना आए। देखो, जैसे फर्स्ट डेरिवेशन है, इसका डायग्राम ऐसे बनना चाहिए। अगर आपने इसे कंपैरेटिवली बड़ा सर्कल लिया है तो डायग्राम बोलो, ये साइड से दिख रहा है, रेडियस R, डिस्टेंस x या a, जो भी आप कंसीडर करते हैं, जो भी एलिमेंट आप यहाँ चूज करते हैं उस एलिमेंट की वजह से ऐसे डॉटेड आएगा, ये डार्क नहीं आ सकता, डार्क आएगा सिर्फ ये D। मैं एग्जैक्टली आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कहाँ डॉटेड कहाँ डार्क, जहाँ चार्ज पड़ा हुआ है वो डार्क है, ठीक है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, ये डार्क है। इस एंगल को थीटा कंसीडर किया, ये एंगल भी थीटा बन गया, इधर कंपोनेंट D cos थीटा और इधर D sin थीटा, राइट। ये आ रहा है, ये x है, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहां से क्लियर, राइट। फिर आप प्रॉपर बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, उसमें आप वेक्टर साइन मत लगाइए। जब D लिख रहे हैं, डू नॉट यूज वेक्टर साइन, बिकॉज़ आप सिंपल स्केलर फॉर्मूला। फिर बताएं इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट, जैसे बताते हैं साथ साथ क्लियर कर दो कि D sin थीटा गेट्स कैंसिल्ड बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट। इतना समझ में आता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट इज B cos थीटा। फिर आप लिखते हो कि E जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ D cos थीटा। फिर यहां प्रॉपर वैल्यू डाल के आप फिर लिमिट डालते हैं 0 to 2 पाई बोले। फाइन। सेकंड डेरिवेशन जो आपने किया,
इक्वेटोरियल के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने देखी है बच्चों के नोटबुक में वो इसी डेरिवेशन। देखते हैं कैसे। माइनस क्यू प्लस क्यू सेंटर डिफाइन हो गया, दिस इज ए दिस इज ए, यहां से आपने आर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ऑफ, ये सारे के सारे डॉटेड बनाना डार्क क्यों बनाना। इसके बाद ये वाली जो लाइन है ये लाइन भी डॉटेड बनेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डार्क। उसी तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये बना के दिखाओ। अब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एंगल को थीटा कैसे लिखना है। देखो पता क्या है, अगर आपको डेरिवेशन याद हो गई है तो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली पता होगा अब ये लगाना है, अब ये लगाना है, डायग्राम ठीक से बनाना है। सो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट्स E1, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड्स E2, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब इनको रिजॉल्व करते हो, इस तरफ cos इस तरफ sin, तो देखें E2 sin थीटा और E1 sin थीटा कैंसिल आउट करेंगे। उसके लिए आप लिख के बताओ पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E1, चाहे आप वेक्टर साइन मत डालो E2 पर, चाहे आप वेक्टर साइन मत डालो, बिल्कुल स्केलर करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो लिखा था ना ABP है ना, BP कैप वगैरह वगैरह, वो नहीं लिखना चाहते तो बिल्कुल सिंपल जैसे करके बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2 इज इक्वल टू KQ बाय कितना डिस्टेंस हो गया, अंडर रूट ऑफ R² प्लस A², उसका स्क्वायर करूंगा तो R² प्लस A² आ गया, so it's KQ by R² plus A². This is due to positive charge and same is due to negative charge. यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा, R² plus A²। ध्यान रखें, जब तक आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं आप डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। नेगेटिव चार्ज की फील्ड अंदर की तरफ है वो पता चल चुका है आपको, तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं डालेंगे। हाँ कोई डेरिवेशन अगर वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे कम रखो, ठीक है। यहां से समझ आया कि E1 E2 इक्वल है, तो फिर क्लियर कर सकते हैं कि E1 sin थीटा कैंसिल्स E2 sin थीटा। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, अब आप चाहे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप देखिए जरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों के सम की वजह से आ रही है, किसके E2 cos थीटा एंड E1 cos थीटा। सो दोनों की वैल्यू सेम है, आप देख सकते हैं E1 E2, तो E1 cos थीटा, चलो पहले लिख देता हूं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, नेक्स्ट स्टेप में 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट, नेक्स्ट स्टेप में 2 टाइम्स कर देंगे। यस सर। फिर एक बात देखो, डायरेक्शन भी तो बताना चाहते हो, क्रिश बोलिए भाई, जो डायपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। सर नेगेटिव से पॉजिटिव, से पॉजिटिव, इसका मतलब ये ऐसे दिखा सकते हो, आप चाहो तो इसे डार्क दिखा सकते हो लेकिन फिर साथ में पी आप बता सकते हैं ये वाली डायरेक्शन पी है, तो ऑपोजिट क्या होगी, माइनस पी है, माइनस पी है। तो यहाँ देखो आपको काफी सारी गलतियां करनी थी आप लोगों ने, इसे पूरा सही से लिखो। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये दोनों आप चाहे तो बिल्कुल स्केलर फॉर्म में लिख लो, कोई गलत नहीं करेगा। फिर आप बता दीजिए कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा को कैंसिल कर रहा है क्योंकि वो इक्वल और अपोजिट है। फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये आ गया, इसमें माइनस साइन के साथ पी कैप डाल दिया, तो डन है, इससे आगे तो सॉल्व करना आता ही है। क्लियर हुआ, ठीक है। और जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप घर पे डेरिवेशंस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो आप मुझसे टाइम लेके 12 बजे आ जाओ यार, 12:30 क्लास शुरू होती है, 12 बजे आ जाओ, आधा घंटा बैठ के यहाँ पे डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लो। और मान लो मेरी बात, जिस दिन तुम्हें लगने लगा ना कि तुम्हें डेरिवेशन आ गई है, तुम्हें रिजल्ट याद हो गए, कंपटीशन तभी उठेगा, अदरवाइज कंपटीशन नहीं उठेगा, हवा में रहेगा, बिल्कुल लगता रहेगा कि पता नहीं क्या करवा रहे हैं। क्योंकि देखो मैं अपनी सिंसियरिटी से काम कर रहा हूँ, आपको जहां प्लस 2 में कोई प्लस 1 का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मैं वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इसके नहीं, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे फिर तो परेशानी है। चलिए भाई, आपको कुछ डीपीपीएस बोली हुई थी करने के लिए, है ना, मेरे को ध्यान आ रहा है वो लास्ट क्वेश्चन वहीं से पिक करता हूँ। दैट क्वेश्चन मोस्टली एक स्क्वायर है, आई ध्यान, मैं बुक लेके करता हूँ कि जैसे एक स्क्वायर है हमारे पास, उस स्क्वायर के चारों कोनों पे चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और उसके बिल्कुल मिडिल से किसी हाइट के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करना था और वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, या वहां पे चार्ज रखा था उसके बाद फोर्स फाइंड करना।
तो मैंने आपको उसके 2-3 तरह के डायग्राम्स बना के दिखाए थे जो अल्टीमेटली हमारे काम का क्या था, देखना ध्यान से। सपोज ये स्क्वायर बना दिया हमने, सेंटर जहां से किसी हाइट पे पॉइंट, आप किसी एक चार्ज की वजह से वहां पे फील्ड फाइंड कर सकते। तो इसी को जब मैं एग्जैक्टली साइड से लिखूंगा, साइड से मतलब यहां से लिखूंगा, तो ये कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा दिखाई देगा। ये सेंटर है O, ये पॉइंट है A जहां पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर साइड A है तो ये बनता है a/√2, तो बन जाएगा a/√2, और ये हाइट कितनी तरह की थी? h, हाइट h हो गई। तो आप देख सकते हैं a/√2 h आ गया आपके पास। इसके फील्ड हमेशा आउटवर्ड थी इन दिस डायरेक्शन, ये बन गई। अब इनको आप रिजॉल्व करोगे दो डायरेक्शंस के, तो मान लेते हैं ये अगर थीटा है, ये थीटा, तो भाई ये भी थीटा बन गया। इधर आ गया e cos थीटा, इधर आ गया e sin थीटा। ऑब्वियस क्लियर भाई? यस सर। आउटवर्ड आ गई, इस एंगल को थीटा मान लिया तो थीटा बन गया e cos थीटा e sin थीटा। फिर उसने तो क्या क्लियर किया था, देखो इसकी फील्ड इधर आएगी, इसकी फील्ड इधर आएगी, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल कर जाएंगे, ऐसे इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल कर जाएंगे, यानी हर एक चार्ज का कंट्रीब्यूशन वर्टिकल में आएगा, यानी इस चार्ज का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है? e cos थीटा। तो जो आएगी 4 टाइम्स e cos थीटा आएगी, e रिजल्टेंट जो है। तो 4 टाइम्स, अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुई k q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये a/√2 है, ये h है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, राइट? अब इस डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय, साथ में cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कौन, अब इसकी पावर 1/2 और आ गई, 1 + 1/2 क्या होता है? 3/2। हाँ एग्जैक्टली, तो बस यहां से आप आंसर मिल जाएगा 4 टाइम्स दिस इज द आंसर। क्लियर? तो अगर ये इमेजिनेशन ना बन पाए तो क्वेश्चन है बाकी बहुत टफ कि कैसे करूं, क्या सोचूं। ए नहीं, हमने कोई स्मॉल नहीं कंसीडर किया। अगर वो क्वेश्चन कहता है तो कर सकते हो, ऑप्शंस देख के पता चलता है, नहीं तो फिर ऐसे ही कंप्लीट जाता है। फोर्स निकाले तो भैया यहाँ तो चार्ज रखना है, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। हम सब जानते हैं किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है और फोर्स निकालनी है चार्ज के ऊपर तो चार्ज से मल्टीप्लाई। तो मैंने ये उस दिन भी एक्सप्लेन कर दिया था, बट आई फेल्ट कि एक बार और किया जा सकता है, सो दैट इज डन। ठीक है, तो मेजर ये चीज थी कि सबका वर्टिकल कंपोनेंट ही ऐड हो। ठीक है, असाइनमेंट है आपके पास तो निकाल सकते हैं, करके आए हैं? तो देखते हैं सर, इसमें से काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर चुके हो, so it will not be tough for you to cooperate in this question, these questions। 11th क्वेश्चन आई होप कर लिया आप लोगों ने। अभी एक ही मेरे पास, आप देखते जाना, क्वेश्चन यहाँ बताते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है? CSCl का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, बेसिक CSCl स्ट्रक्चर, जिसमें एक Cl है और 8 CS शुगर। सिंपल करता हूं, आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के कितने वर्टेक्स हैं? 8, है ना? जिसके पास असाइनमेंट नहीं की वो मेरी बात सुनता जाएगा, समझता जाएगा। आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें कितने वर्टेक्स हैं? 8 वर्टेक्स है, 4 नीचे 4 ऊपर। उन 8 पे CS रखा हुआ है, सारे वर्टिसेस के ऊपर CS रखा हुआ है। क्या भाई? यहाँ सब पे CS और बीच में रखा है CL। एग्जैक्टली जैसे आपको इस रूम में प्रोजेक्टर दिख रहा है ना, उसको थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ बीच में क्या रखा हुआ है? CL। तो आपको क्या करना है? CL के ऊपर नेट फोर्स निकालना। हर कोई समझ सकता है कि क्या होगा, इस कॉर्नर की वजह से जो फोर्स आएगी वो इस कॉर्नर की वजह से बैलेंस हो जाएगी। मतलब पूरे रूम के मिडिल में जो आ गया, ऐसे ऑपोजिट कॉर्नर्स की जो फोर्सेस है वो बैलेंस कर, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, अब इसमें आप लोग 13th क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि 12th आपने कर रखा है पहले।
13th क्वेश्चन, ये कहता है पॉइंट चार्जेस प्लस 4q इज एट x इज इक्वल टू 0। x एक्सिस x इज इक्वल टू 0 पे कितना 4q, x इज इक्वल टू a के ऊपर माइनस q और x इज इक्वल टू 2a के ऊपर प्लस 4q। तो फिर से 4q एंड q 0a 2a, ये चार्जेस ऐसे रखें। अब ये पूछता है कि यहाँ पे सिर्फ माइनस q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या ये सही है? क्या माइनस q का इक्विलिब्रियम स्टेबल है? स्टेबल का मतलब क्या होता है भाई? अगर जरा सा हिला दो तो वापस आएगा, पेंडुलम होता है, पेंडुलम को जरा सा हिला दो तो वापस आता है। वही यहाँ सोचना है, खुद देखो ध्यान से, ये कैसा चार्ज, दिमाग लगाना जरा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव को अगर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या वापस आएगा, इसी तरह भाग जाएगा, क्योंकि इस चार्ज से डिस्टेंस कम हो गया तो इसकी फोर्स ज्यादा हो गई, ये खींच लेगा, वापस कभी भी नहीं आएगा। क्यों निर्देश? अगर ये होता पॉजिटिव तो ये रिपेल करता। भाई जिस चार्ज के पास जाओगे उसी की फोर्स तो बढ़ेगी, यहाँ दोनों की फोर्स बैलेंस कर रही है, जैसे यहाँ शिफ्ट करोगे तो इसकी फोर्स ज्यादा हो जाएगी, इसकी फोर्स ज्यादा होगी तो खींच लेगा, और अगर ये होता पॉजिटिव तो ये उसको रिपेल ज्यादा करता, तभी वापस ऐसे। ठीक है? यस सर। इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम गलत हो गया, नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम। ये कहता है कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, तो माइनस q के ऊपर नेट फोर्स 0 है, जितनी फोर्स से 4q अट्रैक्ट कर रहा है उतने से ही ये वाला 4q अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम। ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो सही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अनशो स्टेटमेंट बताएगी आपको, अनशो ने कहा था कि जहां पे सिर्फ कूलम्बिक फोर्स होती है वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, तो इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल द चार्जेस आर इन हैव टू बी अनस्टेबल। ठीक है? देन 14th क्वेश्चन, 14 कहता है टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड इन एन आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कॉपर का और एक एल्यूमिनियम का है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस इन एल्यूमिनियम विल बी। भाई एक जगह एल्यूमिनियम रख दिया, एक जगह कॉपर रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो दोनों में से किसमें इंड्यूस्ड चार्जेस ज्यादा होंगे? अच्छा यहाँ ना दिमाग सोचने लगता है कि यार कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर, तो उसके अंदर होंगे, लेकिन याद करो इंडक्शन में जब मैंने आपको समझाते हुए दो पार्ट्स बनाए थे, एक कंडक्टर्स के लिए एक इंसुलेटर्स के लिए, तो क्या ऐसा कहा था कि कंडक्टर कौन सा होना चाहिए? यार कंडक्टर कोई भी हो, उसके पास क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर बोलते ही उसको है जिसके पास वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबने वो जो किया था, ये सपोज पॉजिटिव है और इसके पास आप ऐसे कंडक्टर ले आते हैं, तो ये कंडक्टर चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो, भाई इधर उतना ही चार्ज आ जाएगा जितना ये था, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। सो चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो, इंड्यूस चार्ज बराबर होगा। हाँ उसमें एक चीज है जो बिल्कुल सोची जा सकती है, अब आंसर कर सकते हो आप। इनमें से कॉपर और एल्यूमिनियम में से ये चार्ज पहले किस में इकट्ठा हो? जिसकी कंडक्शन बेटर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो कौन है? कॉपर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई कॉपर और एल्यूमिनियम में से कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर, लेकिन चार्ज दोनों में बराबर आएगा, बिकॉज़ बोथ आर कंडक्टर्स। किस में पहले आएगा? जिसमें करंट ज्यादा बनता है, जिसकी कंडक्शन ज्यादा है, वो कौन है? बेटर कंडक्टर कौन है? कॉपर है। इसलिए कॉपर में पहले बनेगा, लेकिन बनेगा बराबर, इक्वल। ठीक है? 15th क्वेश्चन, it says two equal negative charges minus q are fixed at the points 0 minus a। अब देखो y एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। टू नेगेटिव चार्जेस माइनस q एंड माइनस, a positive charge plus q is released from rest at a point 2a, 0, यहाँ से कुछ डिस्टेंस 2a, यहाँ से प्लस q को छोड़ा कैपिटल। ठीक है? द चार्ज q विल, अब ये चार्ज q यहाँ पे क्या करेगा? सबसे पहले तो देखते हैं दोनों इसका क्या करेंगे। क्या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? यस, ये नेगेटिव भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप देख सकते हो दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। इस रिजल्टेंट की वजह से ये q ओरिजिन की तरफ जाएगा, राइट? पर क्या रुक पाएगा ओरिजिन के ऊपर?
बिकॉज ऑफ इनर्शिया या मोमेंटम, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज ने मोशन गेन कर लिया तो एकदम रुक जाएगी। तो यहाँ से चलते चलते आएगा और यहाँ क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस करके फिर इधर जाएगा, तो ये दोनों फिर वापस खींचने लगेंगे, तो जितना इधर था उतना इधर जाके फिर से वापस चलेगा। ये क्या हो रहा है, क्या इसको मैं एसएचएम बोल सकता हूँ? दिस इज ऑसिलेशन। एसएचएम तब होता है जब ये डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा सा, तो ये छोटी सी बात आपको समझनी है। एसएचएम बनाने के लिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। वो लार्ज होती है तो उस टाइम पे वो एसएचएम नहीं बनता, ठीक है। कारण क्या है, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आनी चाहिए, राइट। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट लार्ज होती है तो उसकी किसी हायर पावर पे चली, सेकंड पे चली गई, किलोमीटर में चली गई, ऐसे। तो एक छोटी सी बात समझे, अगर ये प्लस क्यू चार्ज ओरिजिन पे रखा जाए तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है इस डायरेक्शन। अब आपने इसे सॉरी इस डायरेक्शन, अगर आपने उसे हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ा तो क्या करेगा, एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया तो ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन उस ऑसिलेशन का एसएचएम नहीं, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आएगा। ए कहता है एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक, नो। मूव टू ओरिजिन एंड रिमेन एट रेस्ट, नो। अभी क्लियर होना चाहिए कि क्यों, क्योंकि मोमेंटम गेन कर लिया। एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ये सही, ठीक है। 16th क्वेश्चन, 3 particles have charges plus 20 microcoulomb each and they are fixed at the corners of equilateral triangle of side 0.5 meter. Force on each particle has been, ये तो कर लिया होगा आपने, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 17th question, ring has a radius r is carrying uniformly distributed charge plus q. एक रिंग है, इसके पास चार्ज है प्लस q और रेडियस है r, ये ओरिजिन बन गया। A tester minus q naught is placed on its axis at distance 2r. यहाँ से 2r डिस्टेंस के ऊपर माइनस q रख दिया, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, उसको अट्रैक्ट करेगा। आपको ध्यान है अभी आपने डेरिवेशन करी थी, इसमें जो एक्सियल पॉइंट्स ये बनते हैं इनके ऊपर फील्ड हमेशा एक्सिस के अलोंग होती है, राइट। तो इसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो भागेगा, इधर भागेगा तो फिर वही बात देखो, ओरिजिन पे रुकेगा नहीं, मोमेंटम है, मोमेंटम गेन कर लिया है, उसे ओवरशूट कर जाएगा, आगे भागेगा फिर वापस आएगा, ऐसे करके भाग सकते। तो ऑसिलेशन तो हो सकती है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन वो तभी हो सकती है जब डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। आप में से किसी को ध्यान है अगर रेडियस r हो तो किस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है? बोलो बोलो शाबाश। इंजीनियरिंग मेडिकल क्लियर करना है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस सर। तो भाई बताओ तो यहाँ से कितने डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं r/√2, r/√2, दैट इज। मुझे ऐसा लग रहा है प्लस 2 की रिवीजन बंद करके मैं पीरियड पे ये प्लस 2 की रिवीजन शुरू करूं। तो आपको मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूं, मेरा भी आपके माइंड में ये चल रहा था कि थोड़ा सा हायर चल रहा है या बाकी बच्चे भी इनसे ज्यादा जानते हो, देखो किसी को ज्यादा नहीं पता, अभी भी टाइम पड़ा है, कुछ आगे नहीं करते। r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम की फिर वहां से डिक्रीज होगी, ऐसे करके ये हमने डिराइव किया था, डिफरेंशिएट किया था। क्यों सर? तो इस सरकार की काफी फेस करी है, बता रहा हूं, तो मुझे लगा कि आपको फटाफट बता दूं। और मैं ये बात आपको बोल चुका कि आप ये कभी मुझे एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मैं 2 क्लासेस करके आई हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, या मैं क्या कहते हैं कि इतना इंटरेस्ट नहीं कर पा रहा, फिर छोड़ो। तो बहुत स्ट्रेट बहुत ब्लड प्रेशर, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको करना, आपको लगता है करना सकते हो, उतना 100% हो जाए। आपको बीच में 10 मिनट मिलते हैं रेस्ट करने के, 10 से 15 मिनट, उसको यूज करो। लेकिन क्लास में दिखना चाहिए, मतलब एक ना स्पार्कल होता है इसके अंदर, ये सब अभी बता रहे थे क्या हुआ, तो सिंपल सी चीजें बताने से रिजल्ट बढ़ना चाहिए, सीरियसली नहीं है आपके पास। आप चाहते हो कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो उसके अकॉर्डिंग में दिखाओ क्लास करते हैं। जब 2 बच्चे आंसर करेंगे क्लास के अंदर तो बाकी को लगेगा यार क्या है नंदिनी, आप पढ़ रहे हो मुझे पता है, बट ये चीजें तो नहीं बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए। आप याद करो, तो मैंने करवाया था तो बार-बार बोल के बताया था कि देखो यहाँ से हो जाएगी, इंफिनिटी से हो जाएगी, तो बीच में ज्यादा होनी चाहिए। आप ऊपर सीखा था कि d/dx 0 डाल रहे हैं सर, df/dx 0 डाल रहे हैं सर, क्यों डालते हैं, सारा समझाया था कि कैसे स्लोप 0 हो जाता है, राइट।
So things are actually challenging not only for me, for me as well. But I'm trying to cope with that. Fine? तो आप लोगों को ये करके देना है जो तो कल जब आप आएंगे क्लास में तो देखो आज मैंने काम ज्यादा नहीं करवाया अभी आपको, कल जब आप आओगे तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके ही आता था जितना मैंने कॉपी में करवा रखा है सब। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपसे डेरिवेशंस लिखवा के देखी, आपको हेल्प लेनी पड़ रही थी उसकी, हेल्प लेनी पड़ रही थी ना। तो सोचो सीबीएसई के डेरिवेशन करने के लिए हेल्प लेनी पड़ रही है, कॉम्पिटिशन कहाँ याद होगी। तो सेम वे में मैं आपको पढ़ने का तरीका बता सकता हूँ कि आपको घर पे एक हेल्प रखनी पड़ेगी, पेजेस रखने पड़ेंगे, जो काम मैं करवाता हूँ वो घर जाके आपको दोबारा से लिखना है, देख देख के नहीं लिखना है, उसको रिवीजन नहीं कहते सिया जी कि वहां से ये किया था और ये देख देख के लिख किया ना, वो रिवीजन नहीं होती। रिवीजन होती है कब जाके पूछेगा, राइट। तो मैं सबसे पहले ओरिजिन बताने वाली हूँ, तो डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपके पास एक सेपरेट नोटबुक हो जिसमें हर रोज काम आप कर रहे हो, देन थिंग्स आर गोइंग गॉट इट। यार मैं सिर्फ बात नहीं बोलता हूँ कि जैसे 6-7 में सोचो तुम क्या होते थे, 6-7 में तुम टीचर को टिकने देते थे क्लास के अंदर, आज भी वही होना चाहिए। जब तक तुम ऐसे नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। You need to have that aggression in yourself, have that spark, have that good feeling when you come to the class. पैसिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ज्यादा सिखाया जाता है लेकिन जो किया था वो पूछा भी तो जाता है ना। So you get equal chance to perform in the class almost every day. Until you do that, we are not going to land up anywhere. और मैं वो तो बोलेगा नहीं, या तो हम यहाँ होंगे और फिर सही जगह लैंड अप करेंगे या हम यहाँ पे होंगे। दैट इज वेरी ठीक है, तरीका बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। कॉपी बना लो, घर जाके लिखो, जिससे घर पे सारा काम नहीं होता, आधा घंटा पहले यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन बताओ तो सही आना है, ये नहीं कि सर आप होते नहीं, मैं तो हो जाऊंगा लेकिन आपका पता होना चाहिए आप आने वाले। चलिए देखिए फिर से, अगर जरा सा डिस्प्लेस किया होता तो एसएचएम होगा, काफी सारा डिस्प्लेस किया तो सिर्फ ऑसिलेटरी। ऐसे ही क्वेश्चन और बनता है, ट्रैम्पोलिन देखा आपने है ना, वो जैसे ट्रैम्पोलिन होता है उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, कोई छूट रहा है ऊपर नीचे जा रहा है, अगर वो बहुत हल्का सा बन जाएगा ऑलमोस्ट एसएचएम, ज्यादा कूदेगा तो वो ऑसिलेटरी। तो ऐसे ही इमेजिन करो कि ओरिजिन यहाँ पर है, यहाँ पर ओरिजिन है, ये थोड़ा सा इधर आ जाओ, अब इधर चले जाओ, यहाँ पे एक चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, और सेंटर में रख दिया नेगेटिव चार्ज, जैसे एक चद्दर सी बन जाती है, सेंटर में क्या रख दिया नेगेटिव चार्ज। अब उस नेगेटिव चार्ज को हल्का सा खींचूंगा तो क्या होगा एसएचएम, अगर उसको ज्यादा खींचूंगा तो क्या होगा ऑसिलेटरी। Getting question, two small spheres are charged with a total charge of 5 Newton per minus 5 coulomb. If force of repulsion between two spheres is 1 Newton, when they are at 2 meter apart, then what is the charge distribution of these spheres? तो पूछ सकते हो आपसे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा कि एक के ऊपर कितना है, तो टोटल चार्ज दे रखा है के ऊपर q और दूसरे के ऊपर टोटल माइनस q, राइट, और k q के ऊपर r स्क्वायर इज इक्वल टू द फोर्स। दैट इज, आप में से किसी ने किया जी बैठे 18 क्वेश्चन? कोई बात नहीं, अभी करें आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करें। बता दो मैं आप भी करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है मेरे साथ। आपको कोड फॉर्मूला पता है k q1 q2 r स्क्वायर का बिल्कुल ठीक है। प्रकृति आप भी ये सोच के नहीं बैठ सकते क्लास में कि आपका काफी सारा मिस हो गया, जो हो गया। आई विल ट्राई कि मैं क्लास को उस तरीके से समझाऊं कि साथ साथ कर दूं, बट आपको फीलिंग रखनी पड़ेगी। 18 क्वेश्चन है, टोटल चार्ज कितना है 5 × 10 - 5 कूलम, दिस इज द टोटल चार्ज। और दो स्फीयर्स है डियर, दोनों स्फीयर्स के बीच की सेपरेशन 2 मीटर है और जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है। आप बताने चार्जेस कितने q एंड 5। अपना सोचने का तरीका ऑप्शन देखिए, कैसा भी ऑप्शन सर है ना, ये तो मैंने माइनस 5 है, एक्सक्यूज मी सर, इसलिए क्या कर सकते हो इसको 5 - q * 10⁻⁵ लिख सकते हो। डीलिंग आसान हो जाएगी। आदत है कि भाई q और टोटल माइनस q, मैंने क्या कर दिया, इसको q लिख दिया, इसको 5 - q * 10⁻⁵। क्रिश आपको क्लियर हुआ? सर आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही थोड़ी। बेटा वो आपके वाईफाई पे पढ़ रहे हो, डाटा पे पढ़ रहे हो? ओके सर। डाटा की क्लास नहीं हो सकती, वाईफाई अरेंज करो और
मतलब वाईफाई में चाहे 200-400 रुपए एक्स्ट्रा लगा दो। सर नहीं, लेकिन वाईफाई लगा हुआ है सर। सर मुझे आपकी नहीं ठीक बैंडविड्थ आ रही। अच्छा अब आ रही है आवाज? सर नहीं आपकी सर, बैंडविड्थ लो शो हो रही है, वो भी नहीं आ रही। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए प्लीज। एक चार्ज q into 10 power -5, दूसरा 5 - q into 10 power -5, ताकि दोनों का सम ये बन सके। तो k q1 q2 यहाँ देखिए 10 power -10 आ गया दोनों से, अपॉन r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। सो 4 comes to this side। यहाँ पावर्स देखते हैं, 10 power 9 है और 10 power -10 है, तो 10 power -1 हो गया, इसका मतलब 40 बन गया ये। 40 इज इक्वल टू, यहां से देखना 9 है, इस q को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 5q माइनस q स्क्वायर बनेगा। तो या तो 40/9 कर लो या 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। 9 5 जा 45q माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, अब इनको इधर ले आता हूं, 9q स्क्वायर माइनस 45q प्लस 40 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक टेक्निक। ये तो कर सकते हो, ठीक है। होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। थोड़ा सा जो गैप है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो अब और बेटर हो जाएगा जैसे ही हर रोज कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में से करने लगे, ठीक है। बट आपको अपना जो थ्योरी पार्ट है, जो डेरिवेशन पार्ट है, वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, होगी असाइनमेंट अब कर दो रेस। चलो एक आसान सा टॉपिक शुरू करता हूं, ताकि जो दो बच्चे जिन्होंने काफी सिलेबस नहीं कर रखा वो भी लिंक हो जाए। आफ्टर हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट फोर्स एंड फील्ड, एक और नया कॉन्सेप्ट आया जो फील्ड को ही डील करता है। फील्ड की अंडरस्टैंडिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने किया था? एनी आइडिया? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या कहा कि भाई देखो, अगर हम फील्ड लाइंस बना पाए तो जो भी उन्हें देखेगा, जस्ट अ सेकंड, अगर हम तो जो भी उन्हें देखेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। कैसे? बिफोर एक्चुअली डूइंग डेफिनेशंस एंड ऑल दैट, लेट्स सी। अगर मैं इस तरह से फील्ड लाइंस बनाऊं, देखिए ध्यान से, अगर मैं ये फील्ड लाइंस बनाऊं तो क्या समझ में आता है? ये समझ आता है कि फील्ड इस तरफ है। दूसरा, फील्ड लाइंस के बीच की सेपरेशन सेम रखी गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। और अगर इसके बजाय मैं ऐसे बना दूं, एक लाइन सीधी, एक इधर और एक इधर, तो यहां से क्या समझ में आएगा कि भाई देखो, अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। मोर ओवर यहां पे लाइंस के बीच की सेपरेशन कम है, यहां पे लाइंस के बीच की सेपरेशन ज्यादा। तो अपना ही दिमाग ये कहता है भाई जहां पे सेपरेशन ज्यादा दिखा रहे हैं वहां पे फील्ड कम है, जहां लाइनें पास पास है वहां पे फील्ड स्ट्रांग है। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट आपने 11th में किया था जो कि स्ट्रीम लाइन का था, स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो उसमें स्ट्रीम लाइंस क्या थी? जहां जहां वो पास होती है वहां पे लिक्विड फ्लो तेज होता है, जहां पे लाइंस दूर होती है वहां पे लिक्विड फ्लो स्लो होता है। अब हो सकता है आप में से कुछ एक ने ना कर रखी हो, तो मैं उसको छोड़ देता हूं रेफरेंस को, डायरेक्टली यहां आता हूं। तो लाइनें अगर पास पास है तो फील्ड स्ट्रांग है, लाइनें दूर दूर है तो फील्ड वीक है। लाइनें अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, अगर अलग अलग जा रही है तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट्स सिंपल इट इज। अब ये कॉन्सेप्ट उसने दिया और कहा कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, जो कि डायरेक्शन के बारे में बताएगा और मैग्नीट्यूड, रिलेटिव मैग्नीट्यूड बेसिकली को भी डिस्क्राइब करेगा, कहां कम कहां पे ज्यादा। ठीक है, अब इसके लिए फिर डेफिनेशन बनाने की जरूरत थी। उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया? आप समझ सकते हैं, कहीं पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करें तो पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला सबको आता है कि एफ जो होता है वो Q इंटू ई होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो फोर्स मिल जाएगी ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जिस तरफ है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो आप क्या करते हैं, इसके लिए मैं एक थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल लेता हूं। आपने क्या 10th में ऐसा कुछ किया था, एक बोर्ड के ऊपर व्हाइट शीट फिक्स करके और बीच में मैग्नेट रखा हो, मैग्नेट के आसपास आयरन फिलिंग्स, वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेती है, राइट? वैसे ही समझो कि यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक पैटर्न बनेगा, समझेंगे धीरे धीरे। बट कैसे बनता है, इस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा तो फोर्स इधर लगेगी, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो फोर्स इधर लगेगी। दैट मीन्स यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड such that tangent to it gives the direction of electric field at that point. शुरू कर देते हैं, एक बार लिखना, लिखे शाबाश, करिए प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिखे, दिस कॉन्सेप्ट was given by Michael Faraday. Concept was given by Michael Faraday. Faraday, F-A-R-A, Faraday, which is totally hypothetical. Hypothetical मतलब हम फील्ड लाइंस देखते नहीं है, सिर्फ हमें कहा गया है ऐसा इमेजिन करने के लिए, टोटली इमेजिनरी, which is totally hypothetical, comma, but is very useful in understanding electric field direction as well as magnitude. Electric field direction as well as magnitude in the given region. In the given region. ठीक है, मैंने आपको इसका क्रक्स लिखवाया कि कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा, हेल्प करेगा आपको समझने में। पर ये कॉन्सेप्ट नकली है अपने आप में, कोई एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। सो अब लिखे जरा डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन may be defined as the path straight or curved, tangent to which gives the direction of electric field at that point. May be defined as path straight or curved tangent to which gives direction of electric field at that point. वो आप मेरे साथ साथ बना लेंगे। ये देखिए, जैसे ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट्स पिक कर रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूं। ये देखिए टेंजेंट आ गया, ऐसे इधर आ गया। इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। तो यहां पे इस पॉइंट ए के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और पॉइंट बी के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। So it will be defined as a path straight or curved tangent to which at the point gives the direction of electric field at that point. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, if a positive charge is released
at rest, released at rest, comma, it follows the electric field line. It follows the electric field line. ठीक है, अगर आपने चार्ज को शुरू में कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी और यहां छोड़ दिया तो मान सकते हैं कि वो इस पाथ को फॉलो करेगा। बट अगर आपने उसे कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी तो देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे यहां पे इमेजिन करते हैं अर्थ की ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो अगर उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कंसीडर करनी होती तो सीधी नीचे की तरफ होती। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन सीधी नीचे की तरफ है और मैं इसे रिलीज करूं तो नीचे ही जाएगा ना, अगर रिलीज करूं। लेकिन अगर मैं इसे फेंक को थ्रो करूं फिर तो ये अलग पाथ फॉलो करेगा ना। वही बात यहां समझा रहा हूं कि अगर शुरू में वेलोसिटी 0 होगी तो फील्ड लाइन फॉलो हो जाएगी, लेकिन अगर शुरू में आपने कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी तो फिर फील्ड लाइन फॉलो नहीं होगी। ये बात समझनी है आपने। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, व्हेन वुड अ चार्ज फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, देन ओनली विल इट फॉलो दिस। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सर हमने पॉजिटिव चार्ज भी क्यों कंसीडर किया? are directed outwards from a positive charge, अच्छा यहां पे मैं आपसे पूछूं, कोई करेक्शन करवा सकते हो? आर डायरेक्टेड, मैं आउटवर्ड से पहले कोई वर्ड लिखना चाहता हूं, रेडियली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो लिखे यहां पे, बिल्कुल सही एरिया, आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। लिखो लिखो, शाबाश। रेडियली को हाईलाइट कर दो, रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड्स फॉर अ नेगेटिव चार्ज। रेडियली इनवर्ड्स फॉर अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स। उसको बना लेते हैं एक बार फटाफट साथ साथ। देखो अगर यहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता हूं तो रेडियली आउटवर्ड का मतलब है ऐसे, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं अच्छा सर ये सर्कल की रेडियस के अलोंग है क्या? तो आपका आंसर क्या होगा, सर्कल या स्फीयर? स्फीयर। आप इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा स्फीयर है, एक बैलून है, उस बैलून के एग्जैक्टली सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड तो हर तरफ निकलेगी ना भाई। तो इसीलिए ये बना हम प्लेन में रहे हैं लेकिन है कहां पे, स्फीयर में, तो स्पेस में होता है। तो बना दें सिमेट्रिकली, ड्रॉ कर दें, रेडियली आउटवर्ड्स। बनाए प्लीज, ठीक है। और उसके साथ में लिख देना कनिष्का, रेस्ट पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए कंसीडर किया डियर क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज कंसीडर करोगे तो उसकी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगी, तो वो उसकी तरफ आगे नहीं भागेगा, फील्ड लाइन में बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, हाँ जी, इसमें साथ में लिख दीजिए इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री, इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री। अच्छा, अब जो आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए किया वही नेगेटिव के लिए कर दो। फॉर अ नेगेटिव चार्ज क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ ये एरो अंदर की तरफ आ जाएंगे। बनाओ फटाफट, बनाइए, शाबाश। डायग्राम जो है ना इनमें बड़ा अच्छा लगना चाहिए बना हुआ, सिमेट्री वाइज दिखना चाहिए। सो डायरेक्टेड इनवर्ड्स। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड एंड इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री। चलो कल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही टॉपिक है, वो आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है आपसे शेयर हो जाएगी आज, इनको मैं असाइनमेंट देके भेज रहा हूं। कल का काम सभी प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने शुरू किया था वहां से लेके और आज तक मैंने जितना काम आपको करवाया है वो सारा अपनी कॉपी में ढंग से आपका तैयार हो जाना चाहिए। गॉट दैट? ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पे आपके ऊपर चिल्लाना या डांटना, हम उसके लिए मिले ही नहीं है।
आप अपनी इच्छा से आए हो कि सर मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, मैं बता रहा हूं कैसे होगा, तो काम तो आपको करके आना पड़ेगा। ठीक है, फाइन सिया, चलो थैंक यू।